नमस्ते। मैं अमन राज और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है हम लोगों के आसपास जो चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मतलब अगर हम कोई पेन खरीद रहे हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम बैठे हुए भी हैं, तो वो एक इकोनॉमिक्स का अभिन्न अंग है। ठीक है, एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को मेनली जो इन्फ्लुएंस करता है, जो प्रभाव में रखता है, वो है डिमांड, सप्लाई, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इकोनॉमिक्स को इनकम, डिमांड, सप्लाई, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, इन सब को मिलके क्या बना है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, जितना भी हमारा इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होगा या जहाँ जहाँ हम जाएंगे, इन सब का ही ज़रूरत पड़ने वाला है पूरे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि ऐसा अर्थव्यवस्था का गति जो समाज के या फिर देश के किसी भी चीज़ों को प्रभावित करता हो। ठीक है, मतलब प्रभावित किससे करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज से प्रभावित करता है, किसी न किसी माध्यम से प्रभावित करता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास कुछ है, उसको हम कहीं इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो वो एक्सचेंज किए, ठीक है, तो वो एक हमारा इकोनॉमिकल टर्म बनेगा। तो इकोनॉमिक्स में जनरली होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो छोटे स्तर का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है, मैक्रो इकोनॉमी जो एक बड़े स्तर का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है। तो जनरली इकोनॉमिक्स में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही पढ़ना पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिए आप तो समझिए आपका पूरा इकोनॉमिक्स ही क्लियर है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं एकदम सरल शब्दों में समझाऊंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में अगर कुछ चीज़ प्रभावित करती है तो वो है इनकम, डिमांड आदि वगैरह, जितना भी मैंने आपके सामने लिखा है, ये सभी इकोनॉमिक को प्रभावित करते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और क्यों प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हमें जब तक प्रोडक्शन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, तब तक हमारे पास इकोनॉमिकल एक्टिविटी का कोई सोर्स नहीं होगा। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें प्रोडक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनसे हमारा इनकम भी जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक में हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी चीज़ का पहले प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन के लिए हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन स्किल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन पाँचों की मदद से हम किसी भी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारा इनकम का भी कभी ज़्यादा होता है, कभी इनकम कम होते हैं, फिर कभी वेज कम होते हैं, कभी वेज ज़्यादा होते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, फिर इन्फ्लेमेशन घटता है, हमारा कंजप्शन बढ़ता है, कंजप्शन घटता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एक्सपेंडिचर घटता है। मतलब इन सभी चीज़ों पे जो आके मिलता है, कहाँ मिलता है? लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे, ह्यूमन स्किल पे और ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन। इन 5 कीवर्ड के तरफ से, इस 5 जो मटेरियल है, ये 5 जो एलिमेंट है, इनके इन्फ्लुएंस से हमारा इनकम, डिमांड, सप्लाई, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर आदि वगैरह में चेंज देखने को मिलता है। या तो गति देखने को मिलेगा या फिर गति अवरोध हो जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए सिंपल तरीके से हम अगर इकोनॉमिक्स अगर आपको हम समझाएं तो हम डिमांड और सप्लाई और इनकम से शुरू करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी का इनकम है, ठीक है, अगर वो इनकम बढ़ता है तो क्या होगा? वो चीज़ों का कंजप्शन अधिक करेगा। ठीक है, कंजप्शन अधिक करेगा, वो पैसा खर्च करेगा, पैसा अधिक खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। फिर क्या होगा कि इकोनॉमी में सामान का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि इनकम बढ़ा है, डिमांड बढ़ गया। ठीक है, डिमांड बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा।
प्रोडक्शन करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एम्प्लॉयमेंट की। ये भी एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा? सामान का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। वेजेज पहले बढ़ेंगे, ठीक है, वेजेज बढ़ेंगे, फिर प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोड्यूस करते चीज़ों को, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, फिर अचानक से प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ? अब आप इन चीज़ों में सिंपल तरीक़ा से देखिए कि इनकम बढ़ने पे हमारा कंजप्शन लेवल बढ़ा, हमने खर्च ज़्यादा किया, हमने खर्च किया, सप्लाई बढ़ा, डिमांड बढ़ा, जिसके कारण सामान का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। पहले एक सामान को बनाने में 1 लेबर का ज़रूरत पड़ता था, अब 10 सामान बनाने में 10 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। इससे एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ वेज भी बढ़ने लगा। दूसरा बात कि जब सामान का डिमांड बढ़ गया मार्केट में तो रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ने लगेंगे। जैसे ही रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने लगेंगे क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिकली सप्लाई चेन प्रभावित होगा, डिमांड चेन प्रभावित होगा, हमारा उस चीज़ का जो वास्तविक वस्तु का जो हम कंजप्शन कर रहे हैं उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जनरली बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इससे एक टर्म बन के आता है, एक कर्व बन के आता है जिसको फ्लिप कर्व कहते हैं, ठीक है, फ्लिप कर्व कहते हैं। क्यों फ्लिप कर्व कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल भी देखने को मिला, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ साथ हमें क्या देखने को मिला? इन्फ्लेमेशन देखने को मिला। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन देखने को मिला, जिसको हम फ्लिप कर्व कहते हैं, फ्लिप कर्व कहते हैं। कैसे? जैसे हमारा इनकम बढ़ा है, हमने सामान का कंजप्शन करना ज़्यादा कर दिया है, सामान का लास्ट स्टेज में क्या हुआ कि दाम बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, क्योंकि सभी के पास इनकम थे, सभी ने कंजप्शन किया और चीज़ों की मूल्य में बढ़ोतरी हो गई। मतलब जो चीज़ पहले 5 रुपये में मिलता था वो चीज़ अब हमें 7 रुपये में मिल रहा है। मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब ये नहीं हम जो नॉनसेंस तरीके में बात करें कि 5 से 7, ये नहीं। इसको अगर इकोनॉमिकल टर्म में डिफाइन किया जाए तो इन्फ्लेमेशन होता है कि पर्चेसिंग पावर कैपेसिटी पे इन्फ्लुएंस होना, पर्चेसिंग पावर कैपेसिटी प्रभावित होना। मतलब क्या? पहले हम 100 रुपया में सामान खरीदते थे, अब हमारा परचेजिंग पावर मतलब अब हमारा जब इनकम बढ़ा, मतलब 200 रुपया बढ़ गया हमारा इनकम, ठीक है। पहले हमारा 100 रुपया इनकम था, अब 200 रुपया बढ़ गया। पहले हम 100 रुपया खर्च करते थे, अब हम 200 रुपया खर्च करने के लायक है। लेकिन ये सामान 200 रुपया में ना मिलके हमें 150 रुपया में ही मिल रहा है। मतलब पहले हम 100 रुपया खर्च करते थे, मतलब मेरा औकात था 100 रुपये का, लेकिन अब हमने 150 रुपया खर्च करना शुरू कर दिया। तो वो क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारा मतलब औकात बढ़ गया, परचेजिंग पावर पैरिटी हमारा इंक्रीजमेंट हुआ। तो इन्फ्लेमेशन मतलब ये हुआ कि परचेजिंग पावर पैरिटी हमारा इंक्रीज हुआ, उसी को हम इन्फ्लेमेशन करते हैं इकोनॉमिकल सेंस में। तो आपने ओवरऑल ये देखा होगा कि इनकम बढ़ने के साथ साथ जो हमारा खर्च बढ़ा है, लेबर का चार्ज बढ़ा है, रॉ मटेरियल बढ़ा है, प्राइस बढ़ गए हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ गए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जहाँ पीक लेवल पे है वहाँ इन्फ्लेमेशन भी पीक लेवल पे होगा। इकोनॉमिक का सिंपल सा कंसेप्ट है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट पीक लेवल पे है वहाँ इन्फ्लेमेशन भी पीक लेवल का होगा, जो फ्लिप कर्व बनाएगा, ठीक है, फ्लिप कर्व बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये हुआ फ्लिप कर्व, फ्लिप कर्व, फ्लिप कर्व, ठीक है। इसमें 2 टाइप का आता है। एक अब क्या होगा कि जैसी वस्तु का दाम बढ़ गया, लेकिन अब क्या होगा इसमें कि सप्लाई कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? डिमांड कम हो गई उसके, अब लोग नहीं चाहेंगे उस सामान को, लोग उस सामान को रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे किसी अन्य सामान के द्वारा। तो अभी हम बताएंगे कि किस अन्य सामान के द्वारा रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन आप सिंपल जनरल शब्द में समझिए तो सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई कम गया, फिर क्या हुआ? डिमांड भी कम गया। अब डिमांड कम हो गया, लेकिन कंपनी के पास कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन हो चुका है। अब क्या करेगा? जब प्रोडक्शन अत्यधिक मात्रा में हो चुका है और न उसका सप्लाई है, अब न उसका डिमांड है, लेकिन वो स्टॉक में रखा हुआ है, तब अब कंपनी क्या करेगा? जो जितना वो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाया था, अब वो उस एम्प्लॉयमेंट लेवल को घटाएगा, जो अब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए प्राइस तो पहले से ही बढ़ा हुआ है,
लेकिन अब बेरोज़गारी भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ने के साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ गया। इसको भी हम फ्लिप कर्व के अंदर रखेंगे। मतलब फ्लिप कर्व हमारा दो चीज़ बताता है, या तो एम्प्लॉयमेंट एट द पीक पे होगा तो इन्फ्लेमेशन भी एट द पीक पे होगा, या फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट एट द पीक पे होगा तो इन्फ्लेमेशन भी पीक पे होगा, जिसको रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, जब अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं रिसेशन। और ये रिसेशन से निकलने के लिए सरकार क्या करती है, दो टाइप का पॉलिसी अपनाती है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज पे फोकस किया जाता है, इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है। अब मैं ये भी बताऊंगा कुछ देर में कि इंटरेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस होता है इनकम के थ्रू। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, टैक्सेशन से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम ब्याज बढ़ा रहे हैं, बैंक ने ब्याज बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब क्या प्रभाव में आएगा, लोग खर्च करना कम करेंगे। जब लोग खर्च करना कम करेंगे तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में आएगा, वस्तु के दाम अचानक गिरने लगेंगे, अचानक नहीं धीरे धीरे गिरने लगेंगे, लेकिन इन्फ्लेमेशन एट द एंड कंट्रोल में आएंगे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, टैक्सेशन। टैक्सेशन दो टाइप का सरकार लगेगा, एक जो है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जो इनकम ग्रुप जो होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या फिर हायर मिडिल क्लास हो या फिर अपर मिडिल क्लास का इनकम वाले हमारे लोग हों, कुछ भी हो, उस पर सरकार टैक्स स्लैब लगाती है, डायरेक्ट लगाना। और उसमें कुछ वर्ग आते हैं उसके अंदर, कुछ वर्ग उसके अंदर नहीं आते हैं। माना कि सरकार ने 10 लाख से ऊपर वाले पे इनकम टैक्स लगाया, अब 10 लाख के जो जितने भी नीचे होंगे उन पे नहीं लगेगा, मतलब 10 लाख से ऊपर वाले को लगने वाला है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये किसी वस्तु पे सबको बराबर देना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु 50 रुपये की है और उस पर 5 रुपये टैक्स लगा, तो ये 50 रुपये का सामान अमीर भी खरीदेगा, गरीब भी खरीदेगा, मतलब दोनों को बराबर बराबर टैक्स 5 रुपये का देना पड़ेगा। तो इस टैक्स में दो चीज़ों का कंसेप्ट उभर के आता है, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव वो जो टैक्स प्रोग्रेस करवाए, रिग्रेसिव वो जो बहुत सारे क्लास पे लगा, बहुत सारे क्लासों पे नहीं लगा। मतलब क्लासेस करने का मतलब ये हुआ इनकम क्लासेस, जो कुछ ज़्यादा आय वाले क्लासेस है, कुछ कम आय वाले हमारे इंडियन सोसाइटी में है, इस टाइप का। तो ठीक है, इतना मैंने आपको अभी बताया। अब मैं एक चीज़ और बताऊँगा, ये चीज़ और बताऊँगा कि प्राइस मैकेनिज्म पूरे इनकम में, इकोनॉमी में कैसे चलता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इनकम से ये बढ़ गया, अब मान लो इनकम बढ़ गया, ठीक है, लेकिन हमारा कंजप्शन जस का तस रह गया। मतलब हमने अल्टरनेट तरीका खोज लिया। क्या अल्टरनेट तरीका खोज लिया कंजप्शन का, पहले हम 50 रुपये में कोई ब्रांड कंजप्शन लेवल पे लाते थे, अब हम 30 रुपये में वही ब्रांड को कंजप्शन कर रहे हैं और हमारा यूटिलिटी वही है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन इन द इकोनॉमी। जो अगर हम किसी चीज़ को कंजप्शन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ हमें मान लीजिए 10 रुपये का कोका कोला है, 5 रुपये का पेप्सी, दोनों को अगर हम कंजप्शन लेवल पे लाएंगे तो दोनों का स्वाद तो एक ही है, फ़र्क बस पैसे की है। तो हमने 10 रुपये वाले को न खरीद के 5 रुपये में अपना यूटिलिटी को, अपने इकोनॉमिकल सेटिस्फैक्शन को फुलफ़िल किया, उसको हम यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, इनकम बढ़ गया। अब इनकम बढ़ने के साथ साथ हमने कंजप्शन लेवल नीचे ले आया। पहले हम कुछ और कंज्यूम करते थे, अब हम उतना कंज्यूम ना कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तब अब क्या होगा कि हमारा सेविंग बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले हमारा कंजप्शन बढ़ा था, पहले हमारा इनकम बढ़ा था तो हमारा सेविंग घट रहा था, ठीक है, लेकिन हमारा कंजप्शन बढ़ रहा था। लेकिन अब हमारा क्या है कि सेविंग बढ़ रहा है और हमारा कंजप्शन कंस्टेंट है या फिर घट रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि लोगों के पास इनकम ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा बन जाएंगे। अब जैसे ही लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है इन सभी चीज़ों का, जो डिमांड सप्लाई से शुरू हो रहा है और इनकम लेवल की तरफ जा रहा है, कैसे कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनकम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो हम आपको बताएं।
इन सभी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट यहाँ से एक डाटा निकालती है जिसको मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। इसमें इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस डेल्टा सी। यहाँ से सरकार ये सोचती है कि हम 1 रुपया अगर खर्च करते हैं अर्थव्यवस्था में तो हमें यहाँ 5 रुपया बनाना है। मतलब कितना रुपया खर्च करेंगे कि हमारा पैसा बढ़ जाए, ये सरकार निर्णय लेती है। कैसे निर्णय लेती है? क्योंकि सरकार के पास हर चीज़ का डाटा होता है, बैंक का डाटा होता है कि कितना लोग कंजप्शन में जा रहे हैं, कितना इनकम बढ़ गया है, कितने लोगों ने कंजप्शन को कांस्टेंट रखा, कितने लोगों ने कंजप्शन को बढ़ाया, कितनों ने कंजप्शन को घटाया, कितनों ने सब्सटीट्यूट किया अपने कंजप्शन को, कितनों ने अपने कंजप्शन को कम्प्लीमेंट्री लेवल तक घटाया या बढ़ाया। इन सभी चीज़ों का डाटा गवर्नमेंट के पास रहता है। अब मान लो सरकार ने किसी को 100 रुपया दे दिया, सरकार ने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, मतलब लोगों को दे दिया, चलो 100 रुपया तुम्हें देते हैं, अब इसको तुम खर्च करके दिखाओ। अब क्या करेगा? कोई व्यक्ति इसमें से 80 रुपया खर्च करेगा, बचाएगा कितना? 20 रुपया। मतलब 1 पैसे, मतलब अब 20 रुपया जब हम बचाएं तो यहाँ पर क्या होगा? MPC में जब हम मल्टीप्लायर इफेक्ट में आएंगे तो 1 माइनस 0.2, मतलब 1 रुपया में हम 20 पैसा बचा रहे हैं। 1 रुपया में हम 20 पैसा बचा रहे हैं। अगर 100 रुपया में हम 80 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपया में हम 20 पैसा पे आए। तब अब हमारे यहाँ पे क्या होगा? 1/2, 0.25। मतलब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो सरकार ने 1 रुपया से 5 रुपया बना लिया। ठीक है, अपने मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करके, अपने फिस्कल पॉलिसी का यूज करके। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर लेवल ऑफ द इकोनॉमी, और ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने सेविंग किया है अपनी इनकम को। अगर 1 है तो व्यक्ति ने लेवल के अनुसार कंजप्शन किया है, या फिर लेवल से बाहर भी जा सकता है। मतलब 0 और 1 के बीच में मल्टीप्लायर इकोनॉमी का कंसेप्ट लेस डाउन करता है। अब है सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी क्या है? जैसे इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन किया, लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है, पैसे देके। अब लोग ये पैसे दे रहे हैं किसको? इंडस्ट्री को। अब ये इंडस्ट्री उसी पैसे को किस में खर्च कर रही है? प्रोडक्शन में, वस्तुओं के निर्माण में। ये लेवल चलता रहेगा। मतलब हाउस होल्ड पैसा देगा इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री फिर वही पैसा का मैन्युफैक्चरिंग करके, रॉ मटेरियल खरीद के, वेज आदि वगैरह दे के किसको बेचेगा? बायर्स को, जो लोग होंगे। ये लेवल चलता रहेगा, जिसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम। ओवरऑल आप ये समझ में जाइए कि जब हमारा डिमांड और सप्लाई, जब हमारा डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हमारा डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब हमारा डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई नीचे जा रहा है, तो ये नेगेटिव कर्व शो करेगा और ये पॉजिटिव कर्व शो करेगा। और यही सब जो कर्व होता है वो हमारे इनकम पे, कंजप्शन पे, एक्सपेंडिचर पे, और लास्ट जाके ये इन्फ्लेमेशन लेवल तक आता है, रिसेशन लेवल तक आता है। ठीक है, इन सभी लेवल पे वो आकर फिर से एक नया इकोनॉमी डाटा तैयार होता है। उसके बाद खर्च का ब्यौरा बनाया जाता है, फिर सरकार लोन लेगी, फिर सरकार टैक्स बढ़ाएगी। अगर सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती है तो सरकार कहीं फॉरेन करेंसी लेगी, फॉरेन करेंसी को यूटिलाइज करेगी, देश का खर्चा बढ़ेगा, देश पे कर्ज बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर सरकार टैक्स बढ़ाकर लोगों से ही पैसा ले रहा है तो कर्ज जो हम दूसरे देशों से लेते हैं उस पर नॉर्मल आएगा, उस पर मतलब एक साधारण आएगा कि चलो ठीक है, हमने अपने देशों के लोगों से पैसा लेकर अपने देश के ऊपर खर्च किया, ना कि हम किसी दूसरे देश के कर्ज में डूबे हुए हैं, इस टाइप का। तो ओवरऑल हमने आपको इकोनॉमी में इतना समझाया सिंपल सा लैंग्वेज में कि अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, कंजप्शन भी बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस तो चीज़ों का बढ़ चुका होगा। और फिर एक पीक टाइम आएगा जहाँ प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन सप्लाई भी घट गया, डिमांड भी घट गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए और इनकम भी बढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे जो कर्व आएगा वो फ्लिप कर्व से डिनोट होगा।
फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बताया कि हाउस होल्ड खरीदेगा इंडस्ट्री से सामान, इंडस्ट्री उसी पैसा को वापस मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेगी, और इस तरीक़ा से सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम होते रहेगा। फिर सप्लाई चेन के बारे में बताया, डिमांड चेन के बारे में बताया कि सप्लाई डिमांड कैसे पूरे ओवरऑल सिनेरियो को इन्फ्लुएंस में लाते हैं। ठीक है, इतना जो है ये काफ़ी है। मतलब एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स हम बताएं, एक जनरल इकोनॉमिक्स बताएं जो आम चाल के भाषा में बहुत नॉर्मल है। ठीक है, तो बाकी जो इकोनॉमिक का क्लास होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, इससे भी ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।